काल पुरुष कुंडली बना के और फिर काल पुरुष की कुंडली बना के और केपी के हिसाब से उसमें ग्रह रख लें। हाँ, बिल्कुल। ठीक। ठीक है सर, धन्यवाद। सर अगर नाइन्थ हाउस में पापी ग्रह बैठे हैं हम्म। तो उनकी दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ेगी। नहीं नहीं, नाइन्थ हाउस में अगर बुध बैठा है हाँ जी। तो उसकी उल्टी दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ेगी, और किसी प्लेनेट की नहीं पड़ेगी। नहीं, मान लीजिए सर जैसे सेटर्न बैठा है तो हाँ। उसकी भी तो सेवन दृष्टि पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ उसकी सेवंथ दृष्टि पड़ेगी, हाँ, लेकिन सेवन दृष्टि हाँ, हाँ जी। हाँ सेवन दृष्टि पड़ेगी, बिल्कुल सेवन पड़ेगी। दृष्टि। हाँ जी। ऐसे अगर मार्स भी बैठा तो उसकी भी सेवन दृष्टि वहां उसकी भी पड़ेगी। सेवन दृष्टि पड़ेगी। हाँ, तो यानी कि वो नेगेटिव दृष्टि पड़ी। पर सर अगर देखिए, मान लीजिए दृष्टि, प्लैनेट की दृष्टि में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठा होता है, अगर हाँ उसके जी। जहां पर वो सातवीं दृष्टि डाल रहा है, जिस जिस हाउस पर वो सातवीं दृष्टि डाल रहा है, अगर वो खाली है, तभी हाँ जी। उसका पूरा इफेक्ट जो है ना, उस सामने वाले हाउस पे आएगा। और अगर मान लीजिए वहां पर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट के ऊपर असर आएगा, हाउस के ऊपर असर नहीं आएगा। हाँ सर, मान लीजिए वहां भी प्लेनेट भी कोई खराब प्लेनेट बैठा है तो उस पर असर जा रहा है। पर अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो इससे जो नाइन्थ हाउस हुआ वो पांचवा हो गया। तो फिफ्थ हाउस वाला भी शुभ हो गया और ये भी शुभ हो गया। तो जो बिल्कुल। इनका जो नाइन्थ वाले का जो असर होगा वो अब शुभ होगा या वही जो पुराने जिस चाहे वो पापी ग्रह है तो वह वाला ही इफेक्ट होगा देखिए, दृष्टि। नाइन्थ हाउस में मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे जुपिटर बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, हाँ जी। फिफ्थ हाउस में राहु आ गया, हाँ जी। तो ये जुपिटर को ये अपनी दृष्टि से खराब करेगा। तो हाँ जुपिटर जी। की जो शुभता होनी चाहिए, वो शुभता नहीं हो पाएगी राहु की दृष्टि की वजह से। नहीं सर, आपने ये लेकिन बताया था कि जैसे पांचवें नंबर पर है तो वो योग वो हो गया। हाँ, मैं वही पे हाँ वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हाँ हूँ। जी। लेकिन जो है ना, एक लाल किताब के सूत्र के हिसाब से ये योग दृष्टि भी है। मतलब हाँ जी। राहु जो है ना, हर तरीके से अब जुपिटर की मदद करेगा। अब ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट दो तरीके से आ सकते हैं। एक इफेक्ट ये आ सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जुपिटर नाइन्थ हाउस में है, ये क्लियर हो गया कि वो एक आइडियल पर्सनालिटी होगी। उसके पूर्वज, उसके फादर, उसके बाप दादा बहुत ही एक ज्ञानी और एक समृद्ध परिवार में, इस तरीके से उसको हम बोलेंगे। वहां पर राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं, या फिर कोई भी व्यक्ति परिवार में बहुत ही एक्सट्रीम धार्मिक होगा। राहु क्या है, राहु जो है ना, बिल्कुल अपने अपने मतलब अपने लीक से हटके ऊपर ले जाना। या फिर वो पूरी तरीके से किसको बहुत ज्यादा धार्मिक कर देगा कि वो अपने धर्म के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाए। और या फिर वो इस तरीके से पोजीशन ला देगा कि उसके लिए गुरु, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी सब उसके लिए एक ही जैसी होंगी। उसको कोई बहुत ज्यादा किसी के प्रति बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, सबको समान से देखता होगा, है ना। तो इस तरीके का फर्क आता है। लेकिन यहाँ पर मदद कैसे करेगा राहु, क्योंकि योग दृष्टि में बैठा हुआ है, तो वो मदद भी करेगा जुपिटर की। तो यहाँ पर मदद वो ऐसे करेगा, उसकी जो बुद्धि होगी ना, वो एक इस तरीके से उसके ज्ञान को बढ़ाएगी। जैसे है ना, जुपिटर ज्ञान है और राहु है मन में आने वाले विचार। तो उसके मन में जो विचार होंगे ना, वो गुरु के ज्ञान को या गुरु की आइडियोलॉजी को खराब नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से दृष्टि, योग दृष्टि उस पर काम करेगी। और पांचवा घर मतलब बुद्धि, उसकी हमेशा मदद करेगी। उसकी जो बुद्धि होगी वो उसके आइडियल विचारधारा पे चलेगी। उस गुरु से, गुरु की बातों को सुनेगा, अपने फादर का सम्मान करेगा, परिवार के उस पे वो चलेगा। ठीक है। सर राहु और गुरु तो सम सम ही है, शत्रु मित्र है नहीं, तो वो वैसे भी शायद खराब ना करें। हाँ सम है, लेकिन भाव का भी कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है, पांचवें और नवे का, कि यहाँ पर दृष्टि से खराब नहीं होगा, दृष्टि से अच्छा ही होगा। राहु एक तरीके से सपोर्ट करेगा जुपिटर का। हाँ, नहीं सर, अगर मेरा इशू था कि जो नाइन्थ हाउस में कोई भी ग्रह पापी ग्रह बैठे हों हम्म। और जब यहाँ से पांचवें ग्रह से वो अच्छे ग्रह हो गए, उनका असर खत्म हो गया, तो जो हम्म। उनका इफेक्ट जो थर्ड हाउस पे है वो पापी ग्रह वाला रहेगा या अब अच्छे ग्रह वाला। नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा ओके मैं समझ गया। ठीक है।
नहीं, ये डिपेंड करेगा थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के मित्रता और शत्रुता वाले प्लैनेट के बारे में, कि यहाँ ठीक है। पर आपस में इन प्लैनेट की शत्रुता है कि मित्रता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बुध यहाँ पर आ जाए, अब बुध की हाँ तो जी। वक्री दृष्टि होती ही होती है थर्ड हाउस पे। ठीक है। हाँ जी। तो थर्ड हाउस में भले ही उसका मित्र ग्रह शनि बैठा हुआ होगा, तब हाँ भी जी। जो है ना उसकी दृष्टि उस सैटर्न को वो खराब ही करेगी। ठीक। हेलो हाँ जी। सर, मुझे भी एक सवाल था। मैं जैसे आपने कहा था ना कि मैं ये दृष्टि के साथ मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, तो हम्म। आपने कहा कि एक पेपर पे उसके साथ आप कुछ कैलकुलेशंस करके देखो, आप लगा के देखो। तो सर एक मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसके इफेक्ट कैसे होंगे वो मैं सोच रही थी। अगर मैं सही सोच रही हूँ क्या, वो आपसे मुझे जानना था। कि जैसे मान लीजिए कि ये 10th हाउस में गुरु है, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था सिक्स सिक्स से जो जो है बाद वाले घर जो है वो पराशरी दृष्टि से चलेंगे। अब मंगल जो है अगर वो फोर्थ में बैठा है, हम्म। ठीक है, मंगल खराब है, फोर्थ में बैठा है, और हम्म। गुरु जो फोर्थ में बैठना है वो 10वीं में बैठा है, हम्म। ठीक है। अब वो जो गुरु जो है तीनों दृष्टियां देंगे हम, क्योंकि पराशरी दृष्टि से जा रहे हैं हम। हम्म। गुरु की सातवीं दृष्टि जाएगी। गुरु की सातवीं दृष्टि होगी मंगल हम्म। पर, हम्म। ठीक है, और नौवीं दृष्टि आएगी जहां पे अगर शनि और केतु है छठवें घर में। छठवें घर में शनि केतु, ठीक है। हाँ जी, तो उनकी नव्य दृष्टि जो है, और कहते हैं कि भाई गुरु की जो दृष्टि होती है वो तो अमृत होती है, ऐसे कहते हैं, जहाँ गुरु बैठते हैं उससे ज्यादा वो दृष्टि में अच्छे होते हैं। देखिए, ठीक है, पर एक तो चीज अभी। हमेशा याद रखिए, हाँ एक जी। चीज हमेशा याद रखिए, अगर प्लेनेट का दृष्टि संबंध ऐसे बन रहा है जिस पर लाल किताब की दृष्टियों वाला रूल लग रहा है, तो हम्म। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देनी है। अच्छा। जैसे जैसे आपने कहा कि जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल 4th हाउस में बैठा फोर्थ हुआ है, में बैठा है, यस। ठीक है। तो यहाँ पर मंगल की 100% दृष्टि जुपिटर के ऊपर है। सही है। तो इस दृष्टि का असर सबसे ज्यादा होगा, ना कि जुपिटर की दृष्टि का असर होगा। अच्छा, वो ही हाँ। मैं कंफ्यूज हुई हाँ, सर। इस ये चीज हमेशा याद रखिएगा ठीक कि है। यहाँ पर हम प्लैनेट की बाद वाले जो प्लैनेट है ना, उनकी हम स्पेशल दृष्टियों को हम काउंट करेंगे ज्यादा। स्पेशल अच्छा। दृष्टियां जैसे मंगल की चौथी और हम्म, आठवीं, ठीक है, ठीक। या शनि की तीसरी और 10वीं। अच्छा। सातवीं दृष्टि हम इसलिए ज्यादा काउंट नहीं करेंगे हम्म। क्योंकि कोई ना कोई दृष्टि संबंध जो है ना वो लाल किताब के हिसाब से बन ही रहा होगा, हाँ हाँ। है सर ना, वो चाहे इतनी वो सारी योग दृष्टि दृष्टियां का हो बन रही रहा है, हो। कंफ्यूजन है। हाँ, चाहे वो योग दृष्टि का बन रहा हो, चाहे वो किसी 50% दृष्टि का बन रहा हो, चाहे हम्म। 100% दृष्टि का बन रहा हो। ठीक है। हाँ महक जी, बोलिए क्या बोलना है। ठीक है, लेकिन पर फिर सर उसका 9th में अगर जाएगा तो इफेक्ट कैसा देगा? क्या क्यों? चीज? अगर जैसे मैंने कहा ठीक है, 7th की दृष्टि को हम इतना ज्यादा काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 9th के करेंगे फिर, जब 9th में वो शनि नहीं, और केतु 9th है की तो। दृष्टि देखिए, जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर 9वीं 10वीं छठे भाव पे पड़ रही होगी शायद। हाँ जी। हाँ जी। छठवें भाव पड़ रही है ना, वहां पे कौन हाँ से जी। प्लेनेट है? शनि केतु। शनि केतु। तो यहाँ पे अभी मैं योग दृष्टि के बाद में एक दूसरी और मैं एक फाउंडेशन वाली एक दृष्टि अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी वो अच्छा। पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत सारे दृष्टि संबंध बनेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर छठवें और 10वें का भी योग योग दृष्टि वैसे भी बन गई। छठवें घर में बैठा हुआ जो प्लेनेट है वो जुपिटर की यहाँ पर मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जुपिटर 10th हाउस में भले ही नीच का है, लेकिन हम्म। उसको मदद किसकी मिल रही है? पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट की। पांचवें घर में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं? 5वें घर में कोई नहीं है। सॉरी, छठवें घर में कौन 6वें से घर में planet? शनि केतु। शनि केतु। तो यहाँ पर शनि केतु जुपिटर को मदद दे रहे हैं। अच्छा, वो ही मैं कंफ्यूज हुई सर, क्योंकि यहाँ पे इसकी 9वीं दृष्टि है, लेकिन 5वें घर से देखा जाए तो हाँ, फिर हम भी मदद भी कह रहे हैं। तो देखिए, वो जो इस इसी तरीके की कारण में। जो दृष्टियां बनती हैं ना, इस हाँ तरीके जी। की दृष्टियां, योग दृष्टि या नौवीं दृष्टि, है ना, हम्म। या हम्म। आपसी मदद वाली दृष्टि, हम्म। ये कभी दृष्टियां खराब नहीं करती हैं, भले ही चाहे नेगेटिव प्लैनेट है। अब हम्म। आप यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए, जैसे हम वाहमी मदद की ही बात करें, योग दृष्टि की बात करें। जैसे मान लीजिए चौथे घर में मान लीजिए केतु है, ठीक है। हम्म। चौथे घर में केतु, 8वें घर में चंद्रमा है,
8वें घर में चंद्रमा, ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ, योग दृष्टि बन गई। मतलब चौथे से अगर आप काउंट करोगे तो चंद्रमा 5वें घर में बैठा हुआ है। करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि केतु 8वें घर में बैठे हुए चंद्रमा की मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो केतु और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं, तो ये कैसे मदद कर सकता है? तो यहाँ पर मदद को आप इस तरीके से समझो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, वो चंद्रमा यहाँ पर आके खराब हो रहा है, इसका मतलब व्यक्ति का मन पीड़ित हो रहा है। अब उसका मन की जो पीड़ा है वो कैसे दूर होगी? केतु क्या है? केतु है स्पिरिचुअलिटी, भगवान की भक्ति, है ना, या गार्डनिंग, एस्ट्रोलॉजी। मिट्टी खोदना और ये गार्डनिंग का काम करना। तो अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाए, लेट गो एटीट्यूड रख ले कि यार ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मेरे साथ छोड़ो, मैं ध्यान नहीं दूंगा इस पर, ये है केतु। ये चीज वो अपना ले, पौधों की गार्डनिंग करने लग गए, क्यारी खुदाई में लग जाए, अपने काम में लग जाए, भगवान की भक्ति में रम जाए, तो उसका मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, वो भले ही शुभ प्लेनेट नहीं है, मान लीजिए नेगेटिव प्लेनेट है, लेकिन फिर भी वो अपने कारक तत्वों के हिसाब से उसकी वो मदद करता ही करता है। ओके सर। जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता था, जैसे मान लीजिए 8वें घर में चंद्रमा है, चौथे घर में सैटर्न है, तो यहाँ पर फिर वही आपस के शत्रु प्लेनेट है। अब शनि सही है। कैसे मदद करेगा चंद्रमा की? शनि क्या है? शनि जो है ना, डिसिप्लिन है, चुस्ती चालाकी है। ठीक है, किसी भी काम को अगर हम उस किसी की शुरुआत करें, उसको एंड तक ले जाना, वो भी शनि है। तो जो व्यक्ति उसके मन में, मान लीजिए उसके मन मन में पीड़ा है, तो उसको हम यही तो सलाह देंगे कि उसकी जो वामी मदद पे शनि बैठा हुआ है, भाई डिसिप्लिन हो जाओ, किसी के साथ में आप बुरा मत करो, और अपने काम में थोड़ी सी चुस्ती चालाकी लेके आओ। जहां पर टेढ़ी उंगली करनी पड़े वहां पे टेढ़ी उंगली करो, है ना। तो उस प्लेनेट से संबंधित कारक तत्व ही उसकी मदद करेंगे। गॉट इट, समझ गई। अच्छा, एक एक और छोटा सा सवाल था सर मेरा। ये जो हम कह रहे हैं ना कि 35 साल वाला चक्र जो है, तो जैसे 1 से 6 साल तक का, तो हम जैसे ये आगे चलते जाएंगे तो हम अपने एक डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर मेरा 25 का है तो मैं 26 तक के डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ, ऐसा मैं इसको साल गिनूंगी, कैसे करूंगी, कैसे खत्म होगा ये? वैसे ऐसे खत्म होगा? जिस जिस सन में आप पैदा होगे, हम्म। बस वहीं से ही हम काउंट करेंगे। उसी पीरियड, जिस टाइम आप, जैसे आपका बर्थ मान लीजिए जुपिटर जुपिटर के टाइम पे आपका बर्थ हम्म। हुआ सुबह 6 से 10 के बीच में। हम्म। ठीक है, जुपिटर का टाइम है ये, हाँ। 6 से 8 सुबह 10 जुपिटर का टाइम है, इस बीच में जन्म हुआ। तो आपकी हम्म। जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई, 35 साल चक्कर जो है ना, वो आपका जुपिटर से स्टार्ट होगा। जुपिटर कितने साल का होता है शुरुआत? 6 साल का। 6 साल का। अगला पीरियड जो जुपिटर का होगा ना, वो 6 साल का होगा। अच्छा, ओके। जैसे मान लीजिए आप जो है रात में पैदा हुए, तो आपकी शनि की आपका 35 साल चक्कर जो स्टार्ट होगा, वो सैटर्न से होगा। शनि कितने कितने साल का होता है? 6 साल का। तो शुरुआत की जो आपकी महादशा होगी, वो शनि से स्टार्ट होगी और 6 साल चलेगी। उसके बाद में फिर शनि के बाद में जो प्लेनेट आएगा उसका, उसके बाद में उसका, जहां से प्लेनेट की शुरुआत होगी, बस क्रम वही होगा। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, तो हमने योग दृष्टि पढ़ी। योग दृष्टि में अपने से 5वें में जो भी प्लेनेट बैठा होता है, वो प्लेनेट उसकी मदद करता है। तो जो जिस जैसे दूसरे घर से अगर हम देखेंगे, तो 6वें घर की में बैठे हुए प्लेनेट की मदद करेगा दूसरे घर में बैठा हुआ प्लेनेट, तीसरे घर में 7वें, मतलब इस तरीके से देखेंगे जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होता है, उससे 5 गिनने पे जो प्लेनेट बैठा होगा, उस प्लेनेट को वो मदद देगा। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि अपने से 9वें में बैठा हुआ प्लेनेट वो उसकी बुनियाद बनेगा। अपने से 9वें में बैठा हुआ प्लेनेट हमेशा उस प्लेनेट की बुनियाद होगा। कहने का मतलब, रुकिए एक चार्ट मैं शेयर करता हूं। दुनिया बोलेगा तो बुनियाद क्या होता है?
बुनियाद किसको बोलते हैं? पाया फाउंडेशन। फाउंडेशन। किसी भी फाउंडेशन। चीज। फाउंडेशन मतलब बुनियाद। ये कि हम अगर मान लीजिए कोई काम करने जा रहे हैं, तो हमारे हमारे पास में क्या एसेट्स हैं, हमारे पास में क्या चीजें, हमारी क्या फाउंडेशन है, किस बेस पे हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले घर, अगर मान लीजिए इस कुंडली में आप देखिए, इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है। महक जी, आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो, आप हैंड रेज किए हुए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये टॉपिक खत्म कर लूं उसके बाद में पूछिएगा। कुछ अर्जेंट हो तो पूछिए। आपने हैंड रेज किया हुआ है महक। ये हैंड रेज हटा लीजिए, मुझे ना वो बार बार वो डिस्टर्ब होता है, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है। हैंड रेज हटा लीजिए। तो फाउंडेशन की बात मैं बता रहा हूं। तो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि अपने से जो नवे घर में जो प्लेनेट बैठा होगा, वो उस प्लेनेट की फाउंडेशन बनेगा। जैसे इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, तो मंगल की फाउंडेशन कौन बनेगा इसमें? सैटर्न। सैटर्न बनेगा। केतु की फाउंडेशन कौन बनेगा? केतु का तो सूर्य बनेगा। सूर्य। केतु का सूर्य और बुध सूर्य भी, बनेगा। बुध भी बनेंगे। जुपिटर की फाउंडेशन कौन बनेगा? शुक्र। शुक्र बनेगा। तो जहां पर जो भी प्लेनेट बैठा होगा, उससे काउंट करने पे नवे घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा वो उसकी फाउंडेशन बनेगा। अगर फाउंडेशन में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जिस भाव की फाउंडेशन में कोई प्लेनेट बैठा होगा, तो वो भाव उसका बहुत मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मंगल इसका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऑलरेडी ये हाउस बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस इसका बहुत मजबूत है। फर्स्ट हाउस मजबूत होने का मतलब ये इस व्यक्ति की पर्सनालिटी ही खुद में एक अपने आप में बहुत ही मजबूत है। अब यहां पर फाउंडेशन में सैटर्न बैठ गया। अब यहां पर शनि बैठा हुआ नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस से बैठ के उसकी फाउंडेशन बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में इसके पूर्वज, इसके बाप दादा, इसके फादर, इसके बाबा और इनका जो कुल है, वो पूरी एक तरीके से नींव बना हुआ है इस व्यक्ति के लिए। हम इससे कह सकते हैं कि भाई, तुमको बचपन से ही अपने पूर्वजों का और अपने बाप दादाओं का फुल सपोर्ट रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है, मतलब काम के लिए, काम ही इसकी फाउंडेशन है। काम में इसको कोई भी काम हो, इसके फादर ने, इसके बाबा ने, इसके पूर्वजों ने हर काम में इसकी मदद की होगी। सारे डिसिप्लिन लोग होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, और मेहनत ही इस बंदे की फाउंडेशन बनेगी। ये सैटर्न के गुण हो गए। तो अब केतु की बात कर लें। केतु इसका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और 10th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। इसके धन की फाउंडेशन क्या हो गई? 10वां भाव। मतलब सूर्य और बुध, मतलब इसकी बुद्धि और गवर्नमेंट का संबंध इसके धन से हो गया, इसकी फैमिली से हो गया। फाउंडेशन है ना इसकी 10वें घर की। इसीलिए जिस कुंडली में आप दूसरे घर में और 10वें घर में प्लैनेट बैठे हुए देखो, तो तुरंत आप इसको बोल दो कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। इसमें इसके लिए तो कुंडली लेके मेरे पास नहीं आया होगा, एक झटके में आपको पता चल जाएगा। जिसके कुंडली में दूसरे घर में और 10वें घर में प्लैनेट बैठे होंगे, उसका करियर ही उसकी धन की फाउंडेशन है। उसका काम मतलब उसका कर्म उसके पैसे से मैच कर गया, तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी ही मानी जाएगी। इसी तरीके से थर्ड हाउस, 11th हाउस का संबंध है। थर्ड हाउस होता है आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट्स का। 11वां घर है आपके समाज का, सोशल सर्किल का। सोशल सर्किल अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी का भी उठा के देख लीजिए, सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाती है।
जितने आपके कनेक्शन होंगे, जितने आपके मिलने वाले लोग होंगे, तभी तो तभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। और यही अगर हम यहाँ पर शुक्र की बात करें, तो शुक्र की फाउंडेशन, शुक्र को मदद दे रहा है जुपिटर, शुक्र मदद दे रहा है जुपिटर को, और शुक्र की फाउंडेशन बना हुआ है जुपिटर। तो ये वाहमी मदद और फाउंडेशन, अगर दोनों में ही प्लेनेट बैठे हुए हैं, जैसे फर्स्ट हाउस में भी प्लेनेट है, पांचवें घर में भी प्लेनेट है, और नवे घर में भी प्लेनेट है, आप बिंदास उसको बोल सकते हो कि भाई ये तो राजयोग लेके बैठे हुए तुम। और अगर मान लीजिए किसी कुंडली में 1, 5, 9 में भी प्लेनेट मिल जाए, 2, 6, 10 में भी प्लेनेट मिल जाए, और 3, 7, 11 में भी अगर प्लेनेट मिल जाए, और वो व्यक्ति दुखी होकर आपके पास में आ जाए और कहे कि मैं तो बहुत परेशान हूं और मेरा तो सब कुछ बेकार है, तो आप कह दो या फिर वो आपको चेक करने आया है, ठीक है, आपकी मजे ले रहा है, और या फिर उसका टाइम ठीक नहीं है, उसका चार्ट ही गलत बना हुआ है, सिंपल। ये लाल किताब के, इसको राजयोग बोला जाता है। मतलब वाहमी मदद और फाउंडेशन के प्लैनेट मिल जाना आपस में। जैसे मान लीजिए 2, 6, 10 में प्लैनेट बैठे हुए हैं, आप बिंदास कह सकते हो भाई तुम्हारा करियर भी अच्छा है और फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी है। 1, 5, 9 में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, आप बोल सकते हो कि ये व्यक्ति, इसके पास में प्रॉस्पेरिटी है, इसका सेहत भी अच्छी है, और ये आइडियल व्यक्ति है, धर्म से संबंधित व्यक्ति है, ये हर चीज को समझता है, धर्म से जोड़ता है, अपने धर्म पे विश्वास करता है। 3, 7, 11 में प्लेनेट बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत से खड़ा हुआ स्ट्रांग पावरफुल बंदा है ये, अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, और इसको भोग का हर सुख मिलेगा। 3, 7, 11, 4, 8, 12 में प्लेनेट बैठे हुए हैं, चाहे जितनी बुरी स्थिति हो जाए, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति से व्यक्ति गुजर रहा हो, लेकिन चौथे, 8वें, 12वें घर में अगर प्लेनेट बैठे होंगे, तो वो उस स्थिति को झेलते हुए निकल जाएगा, और लास्ट में उसका एक ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा कि वो कहते नहीं है कि अब मैंने सब कुछ भोग लिया, मैं मोक्ष की तरफ जाना चाहता हूं। तो वाहमी मदद और फाउंडेशन ये बहुत काम करती है। अगर जितने भी वाहमी मदद और फाउंडेशन में प्लैनेट अगर बैठे हुए मिल जाएं, वो चार्ट उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो कुंडली को हम एक नजर में देख सकते हैं, इसकी कुंडली अच्छी है कि खराब है। अब यहां पर देखो कितनी मजेदार बात है कि हम उपाय भी इसमें ऐसे ही करेंगे। एक मिनट, उपाय भी हम इसी सूत्रों से करेंगे, इसीलिए ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सब ग्रामर ही मदद करती है। देखिए, अब यहां पे अब यहां पे जैसे मंगल और शनि, चलो ये तो ठीक है, ये कम से कम वाहमी मदद और उस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई प्लांट लेटे, जैसे मान लीजिए जैसे ये राहु है, राहु ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको कैसा दिख रहा है, क्या कहोगे? मतलब एक नजर में आपको कैसा लग रहा है कि राहु यहाँ पर क्या कर रहा होगा अष्टम भाव में बैठ के? कुछ कोई कहना चाहेगा कि अष्टम भाव में प्रॉब्लम राहु खोज बैठ के? सर सर खोज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम खोज मिस्ट्री से रिसर्च से अष्टम भाव में राहु अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं हो पाए, सर खोज कर क्या सर रिजल्ट खोज देगा उसकी मैं कराएगा। बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं, सिर्फ ये बताना है कि राहु यहाँ पर इस व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा कि खराब रिजल्ट दे रहा होगा, सिंपल। खराब। खराब देगा। खराब देगा, खराब। बिल्कुल। अब यहाँ पर राहु को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? या फिर यहाँ पर हम बैठे हुए राहु को उसके मित्र ग्रह की मदद दे दें, और या फिर राहु को हम यहां से हटा के ऐसी जगह पहुंचा दें कि राहु शांत हो जाए, या फिर राहु के साथ में ही हम कोई ऐसा प्लेनेट बैठा दें कि राहु यहां पर शांत हो जाए। यही 3 तरीके हैं उपाय करने के।
या फिर हम राहु को मदद दे दें। ठीक है। अब यहां पर अगर हम राहु की अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो राहु क्या है, राहु जो है आने वाले विचार हैं आपके दिमाग में। अष्टम भाव है गुप्त चीजों का। ठीक है। तो यहां और सडन कोई चीज आने का अष्टम भाव है। तो यहां पर इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ अचानक से विचार उठते होंगे, अचानक से विचार उठते होंगे, और उन विचारों के कारण इसमें इससे कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर होती होगी जिससे ये पीड़ा में आ जाता होगा। सिंपल यही बात है। तो अगर हम यहां पर राहु को मदद दे दें, चाहे हम चंद्रमा की मदद दे दें, चाहे हम बुध की मदद दे दें, ये दोनों ही बुध बुध से राहु शांत हो, उस चंद्रमा से राहु शांत हो जाता है, और बुध जो है राहु की मदद करेगा हमेशा, क्योंकि बुध हमारा दिमाग है। बुध और राहु अगर आपसी मदद पे हैं तो राहु कभी खराब रिजल्ट नहीं दे सकता। या बुध के साथ में राहु बैठा हुआ है, पराशरी ज्योतिष के अनुसार बुध के राहु के जितने भी निगेटिव चीजें हैं ना, वो बुध उनको हर लेता है। ठीक, यही लाल किताब में भी यही रूल है। तो या सब फिर मंगल के नीचे। है, मंगल तो शांत करता है उसको, मंगल कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना, देखो किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करना और उसको बुद्धि दे देना कि वो अपने आप सही रहे, दोनों में अंतर है ना, दोनों में फर्क है। मंगल क्या करता है, मंगल उसको उसकी गलत चीजों को रोक देता है, उसको दमन कर देता है, उसको शांत कर देता है। मंगल के आगे राहु कुछ नहीं कर सकता, ना ही अपने अच्छे रिजल्ट दे सकता है ना खराब रिजल्ट दे सकता है, बस बैठ के शांत हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। बुध के साथ में राहु अपनी पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा देता है, उसके विचारों में बुद्धि सम्मिलित हो गई। ठीक है। तो यहां पर हम राहु को, जब हम अष्टम भाव से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहेंगे तो हम राहु की यहां पर मदद देंगे राहु को। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति अष्टम भाव में राहु इसका बैठा है, मान लीजिए ये किसी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने लगे या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करे कि एस्ट्रोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर बनाने लग जाए, एस्ट्रोलॉजी की कोई वेबसाइट बनाने लग जाए, या किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो, वहां पर इसको राहु के दिमाग की जरूरत पड़ेगी, राहु के विचारों की जरूरत पड़ेगी। वहां पर हम इसको उपाय के तौर पर राहु को मदद देंगे, मतलब फोर्थ हाउस में किसी न किसी प्लेनेट को बैठाएंगे, या 12वें घर में किसी न किसी प्लेनेट को बैठाएंगे जो यहां पर बैठे हुए राहु की बुनियाद बन पाए। उस समय हम राहु को मदद देंगे जब हमको राहु से काम निकलवाना होगा। लेकिन अगर राहु आपके जीवन में उठापटक कर रहा है, राहु परेशानी दे रहा है, सडन समस्याएं दे रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप गलत कामों के प्रति चले चले जा रहे हो, आपके विचार सही नहीं है, वहां पर राहु को शांत करना होगा। तो वहां पर राहु के दो उपाय किए जाएंगे, दो उपाय कर सकते हैं, या फिर राहु के साथ में मंगल को स्थापित कर देंगे या चंद्रमा को स्थापित कर देंगे अष्टम भाव में, और या फिर राहु की ही चीजों को हम जल प्रवाह कर देंगे फोर्थ हाउस में ले जाके। तो ये राहु का उपाय होगा जब राहु को हमको शांत करना होगा। और जब हमको राहु से काम लेना होगा तो यहाँ पर हम उसको या फिर हम फाउंडेशन में कोई प्लैनेट बैठाएंगे या फिर हम उसकी मदद पे बैठाएंगे कोई प्लैनेट। ठीक है, क्लियर है चीजें, दोनों में फर्क समझ में आ गया? सर ये प्लेनेट का फाउंडेशन होती है या उस खाने की फाउंडेशन होती है टेंथ हाउस में बैठे? उस खाने की भी फाउंडेशन होती है, उस प्लैनेट की भी फाउंडेशन होती है। अच्छा, खाना खाली हो तो फिर उस खाने की हो जाएगी, उसमें प्लेनेट बैठा हो तो? उसकी फाउंडेशन में कोई प्लेनेट नहीं बैठा होगा तो उसकी फाउंडेशन ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा है और यहाँ पर शनि ना बैठा होता तो इसको अब 9th हाउस से कोई फाउंडेशन नहीं बन रही होती, वो खाली होता। जैसे टेंथ में तो शनि बैठा हो लेकिन फर्स्ट में मंगल ना बैठा हो तो फर्स्ट हाउस की फाउंडेशन होएगा शनि? हाँ, फर्स्ट हाउस की फाउंडेशन शनि हो गई। अगर शनि यहाँ पर नहीं बैठा होगा तो फिर मंगल की कोई फाउंडेशन नहीं होगी, उस व्यक्ति की कोई फाउंडेशन नहीं होगी। मंगल नहीं है, अगर मंगल नहीं है फर्स्ट हाउस में पर शनि तो है टेंथ में, तो फिर फर्स्ट हाउस की फाउंडेशन हो जाएगा शनि, ओनली हाउस की, खाली हाउस की? नहीं, खाली हाउस की फाउंडेशन कैसे हो सकती है? अच्छा, प्लेनेट की ही फाउंडेशन होती है। हाँ, उन हाउसेस, दोनों हाउसेस में प्लैनेट बैठे होने चाहिए, तब ये वामी दृष्टि और फाउंडेशन तभी काम करेगी।
वही ठीक तो है, बात दोनों में है। से। उस जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9th हाउस में शनि है, ठीक है, और मंगल हाँ मान लीजिए फर्स्ट हाउस में ना बैठा होता, हाँ ठीक है, मंगल यहाँ पर ना बैठा होता, तो हम यहाँ पर शनि का कोई मित्र हम यहाँ पर स्थापित कर सकते थे। हम उससे, जैसे बुध की चीज जैसे माला होती है, माला हम उस व्यक्ति को पहना सकते थे, गले में आप माला धारण कर लो, ठीक है। तो गले में कोई भी चीज धारण, जुपिटर की चीज है, जैसे गोल्ड की हम चैन उसको पहना सकते थे। तो फर्स्ट हाउस में उस किसी प्लेनेट की एनर्जी आ जाएगी, तो 9th हाउस में बैठा हुआ ये शनि, जो भी, या कोई भी जो भी प्लेनेट बैठा होगा, वो उसकी फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। सर सर मेरा भी वही सवाल था सर, अगर कि पहले हाउस में कोई नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, और 5वें में है और 90 में भी है, तो अभी आपने जो बताया वैसे ही इफेक्ट देगा, कैसे गले में करेगा? गले में हम किसी, या कोई रत्न धारण करवा देंगे, और या फिर कोई धातु धारण करवा देंगे, तो ये 1 5 9 ये तीनों फाउंडेशन अपना काम करेगी अच्छे से। ओके, ठीक है। सर जैसे मेरी कुंडली है उसमें 1 से 7 में सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं आगे, तो 8वें से 12वें के बीच में कोई ग्रह नहीं आता, तो फिर वो फाउंडेशन कैसे बनेगी? हाँ, तो नहीं वहां तो कोई बनेगी, प्लेनेट ही नहीं। वहां पे कोई फाउंडेशन नहीं बनी हुई है। अच्छा। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लीजिए 2 और 6 में प्लेनेट है, 2 तो में है, 6 में नहीं है। हाँ, वहां पे भी फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, ना ही वाहमी दृष्टि नहीं कंप्लीट हो रही है। तो जिस कुंडली नहीं। में जितनी वाहमी मदद और जितनी फाउंडेशन होंगी, उसकी लाइफ उतनी ही इजी गोइंग होगी। ओके सर। ठीक है, क्लियर, ये दोनों चीज क्लियर होगी। जी सर। ठीक है। अब इसके बाद में आता है धोखे का ग्रह। सर हाँ, अगर इसमें प्लैनेट्स जैसे 159 में मित्र हूँ या शत्रु हूँ तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई भी हो, वो मदद देंगे एक दूसरे को, अच्छा, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मित्र हो या शत्रु उससे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर जैसे हमको स्थापित ही करना है तो अगर हम मित्र को स्थापित करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे? तो ज्यादा ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट मिलेंगे। भाई, हम किसी शत्रु को क्यों स्थापित करेंगे? अब यहाँ हम्म। पर देखिए, अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी के मदद की जरूरत पड़ी, ठीक है, जी। सिचुएशन ऐसी बन गई कि वहां पर जो है ना, जिससे आपकी हमेशा लड़ाई रहती है, ऐसी सिचुएशन पे वो आ गया, है ना। जैसे आप दोनों लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, अब बाहर जी। दोनों लोगों के लिए अजनबी जगह है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपका शत्रु है, तब भी वो आपकी वहां पे मदद करेगा, लेकिन मदद करने में भी ना उसकी नियत में खोट होगी कहीं ना कहीं, है ना। वो पूरी तरीके से आपकी मदद पे समर्पित नहीं होगा। वो उस क्षण मदद कर सकता है किसी रीजन की वजह से। हाँ, वो यही उस लेवल तक जाके मदद नहीं कर पाएगा जितना यही एक मित्र यही कर सकता है। प्लेनेट का ही यही प्लेनेट का ही रूप है। अगर शत्रु प्लेनेट बैठा होगा, तो वहीं पे वो मदद उसकी मिलेगी, है ना, हम्म। जो बहुत ही ज्यादा किसी उसमें, जो दोनों के कारक तत्व जहां पर मैच कर जाए, जी। लेकिन हर काम में उसकी मदद आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक ठीक है। है सर, उसकी थैंक। मदद में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, इस तरीके से समझो आप। और सर स्मूथ मुझे, मदद नहीं होगी। जी सर, मुझे क्लासेस नहीं मिली हैं सर, 4 और 5। कौन सी क्लासेस? इसके पहले की, मेरा आज फर्स्ट डे है ना, तो मेरे को इसके पहले की क्लासेस 4 और 5 क्लास नहीं मिली है सर। कोई ना, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे अभी। मैं कर दूंगा, सेंड कर दूंगा आपको। ओके। ग्रुप ठीक है, में भेजी हुई है सर सारी। देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह हुआ, मत कहने का मतलब यह है कि अपने से 10वें घर में जो भी प्लेनेट बैठा होगा, वो धोखे का ग्रह माना जाएगा। अपने से 10वें घर में जो भी प्लेनेट स्थित होगा, वो धोखे का ग्रह माना जाएगा। अगर
वर्ष फल में किसी भी चार्ट में 10वें घर में कोई प्लेनेट आ जाता है और फर्स्ट हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उस सिचुएशन में 10वें घर में बैठने वाला प्लेनेट आपके लिए धोखे का ग्रह बन जाएगा। फिर वो तो फाउंडेशन, उल्टा फाउंडेशन का उल्टा। हाँ, फाउंडेशन का उल्टा। भाई वो प्लेनेट फाउंडेशन बनता है 9वें घर में, और 10वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट धोखे का ग्रह बन जाता है। सर ऐसा नहीं लगता कि घूम फिर के हम पॉजिटिव चीज को नेगेटिव कर ही देते हैं? सर ये केवल लगन से होगा कि सभी हाउसेस से रहेगा? सभी हाउसेस में। दूसरे घर को कौन धोखा देगा? 11वें घर। 11वें घर का। और अगर यहाँ कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो फिर कहाँ पे? इन्हीं में 10th में 11th नहीं, अगर कोई में। प्लेनेट नहीं बैठा होगा तो कोई नहीं दे, तो वो प्लेनेट नहीं बनेगा धोखे का ग्रह। और पहले में भी नहीं धोखे, बना होगा। फिर वो धोखे वाला रूल लागू नहीं होगा ना। ओके। देखो, फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो करियर बहुत आसान नहीं चलेगा, चैलेंज रहेंगे, क्योंकि धोखे का संबंध बन रहा है। लेकिन 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है, ये ज्यादा सही है। तो अगर 9th सर हाउस फर्स्ट वाला में भी हो, फाउंडेशन बन जाए। सर फाउंडेशन में भी हो, धोखे के ग्रह में भी हो और लगन में भी हो, हम्म, तो इस कंडीशन में क्या सिचुएशन रहेगी इसमें? अच्छा है फिर। कोई अच्छा। अच्छा है। सर फाउंडेशन ज्यादा पावरफुल होती है धोखा वाला? देखो, धोखे वाले प्लेनेट की असर जो है ना, जब प्लेनेट की महादशा चल रही हो, लाल किताब दशा चल रही हो, या वर्ष फल में ऐसी सिचुएशन बन जाए, तब ये धोखा वाले प्लेनेट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और सर फाउंडेशन और वाहमी मदद हमेशा रहती है आपके चार्ट के अनुसार। सर अभी जैसे शेष- जैसे जैसे मान लीजिए, अगर 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट आएगा, वो शनि उसके लिए धोखे का प्लेनेट कहलाएगा। सर पहले घर में बैठा धोखा खाता है ना, पहले घर में बैठा है वो अपने से हाँ, 10वें से धोखा बिल्कुल खाएगा। बिल्कुल धोखा खाता है वो। उससे जो सर 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट होगा वो उसको धोखा देता है, वो पहले में प्लेनेट धोखा। ही नहीं होगा सर, 10वें में होगा तो अगर फिर कोई धोखा तो प्लेनेट नहीं मिलेगा है, ही नहीं। अगर कोई प्लेनेट नहीं है फिर तो कोई धोखे का ग्रह फिर नहीं। कोई धोखा नहीं है ना। हाँ, जैसे सेकंड हाउस सर में जो कोई प्लेनेट है, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है, तो उसको 11वें घर में जो प्लेनेट बैठा होगा वो उसको धोखे का ग्रह बनेगा। तो अगर 11वां घर खाली है और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो ये अच्छा है। और अगर 11वें घर में भी कोई प्लेनेट है, दूसरे घर में भी प्लेनेट है, तो ये उतना अच्छा नहीं है। हार्दिक को इस तरीके से फाउंडेशन करेंगे 9th वाला था ना, कि फाउंडेशन 11वें 9th घर में वाला था अगर ना। कोई स्ट्रांग प्लेनेट बैठा होगा, तो वो व्यक्ति ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा, मतलब उसकी डिजायर बहुत होंगी, वो हर चीज में चाहेगा कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। 11वां घर इन्हीं चीजों का है ना, डिजायर फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेनेट का होना सेकंड हाउस के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, धन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी कभी इच्छा ही पूर्ति नहीं होगी, चाहे जितना धन आ जाए उसके लिए। सर में आपके कर्मों का ज्यादा रोल होता है, अननेसेसरी इच्छाओं का रोल नहीं होता उतना, वो नहीं होना चाहिए। सर हम्म, षष्ठ 7 8 12 बोलेगा तो षष्ठ में समझो गुरु है, और तृतीय स्थान में आवाज बड़ी स्लो आ रही है आपकी, क्या आप बोल रहे हैं? षष्ठ स्थान में गुरु है। किसके सामने? षष्ठ 6th हाउस में 6 हाउस में गुरु है, ठीक है। गुरु है, और तृतीय स्थान में 4 5 ग्रह है, कहाँ तो पे? बुरा करेगा। नहीं, 6 हाउस में गुरु है कहाँ पे? 6th हाउस में गुरु है, और तृतीय हाउस में 4 5 ग्रह है। थर्ड हाउस में। थर्ड में। थर्ड में 4 5 ग्रह है, तो हाँ, वो नुकसान करेगा क्या?
है। वो नुकसान करेगा। काउंट करिए ना कि ये छठवें से तीसरा घर कौन सा हो रहा है, 10वां काउंट आता करिए है। क्या हो रहा है। 10वां आता है। 10वां आ रहा है ना। हाँ। तो तीसरे घर में जितने भी प्लेनेट बैठे हैं ना, वो आपकी जो भी, जैसे मान लीजिए आप जॉब में हैं, सर्विस हाँ। कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर व्यक्ति है, किसी भी चीज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम्म। ये सारे प्लेनेट आपको सर्विसेज में रोड़ा बनेंगे, है ना। अपने अपने अलग अलग रूप से जो है ना आपके कामों में रोड़ा डालेंगे। बहुत मेहनत करवाएंगे मतलब ना सर, हाँ, बहुत मेहनत की बहुत सेवा मेहनत। करवाएंगे आपको, सेवा का वो नहीं मिलेगा, फल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहते नहीं कि उसने कहा कि हमें भाई इन्होंने जो है ना ये बड़ा अच्छी, इसने ये अच्छा काम किया, उसको क्या बोलते हैं, प्रशंसा नहीं मिलेगी, चाहे जितनी आप वो करते रहो। एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है। या इसको हम हम्म, ये भी कह सकते हैं कि नौकरी में आप चाहे जितनी मेहनत करना, है ना, उसके बहुत ज्यादा फ्रूटफुल परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट्स का है और छठवां घर आपकी सर्विसेज का है। लेकिन सर ये ऐसा भी है कि थर्ड हाउस पराक्रम का स्थान है ना। हाँ, हाँ, तो फिर वो कुछ करेगा नहीं। आपकी आवाज पता नहीं स्लो क्यों हो जाती है, मेरे तक पहुंच ही नहीं रही है आपकी आवाज। रुकिए मैं आवाज फुल कर लेता हूँ। आवाज तो मेरे लैपटॉप की फुल है, पता नहीं क्यों थर्ड नहीं हाउस, जाती आपकी आवाज। थर्ड हाउस पराक्रम का स्थान है। हाँ, हाँ, तो इतना समझो अभी इसमें बुध है, सूर्य है, शुक्र है, रवि है, तो हाँ, वो लोग ये पावर होना मानते हैं ना उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग मैटर है, थर्ड हाउस का रिजल्ट एक अलग आएगा। मैं यहाँ पर दोनों छठवें और तीसरे और छठवें की आपसी संबंध की बात कर रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, हम्म। जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है सिक्स हाउस में। बराबर। जुपिटर यहाँ पर सिक्स हाउस में बैठा हुआ ये प्रॉमिस करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी बुरी स्थिति आ जाए, इसको आराम से खाने को रोटी जरूर मिलेगी। है ना, उसकी कभी समस्या नहीं आएगी। हम्म। लेकिन यहाँ पर प्लैनेट, ये थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट, जो इतने सारे प्लैनेट आ गए, इससे संबंधित जो भी रिश्तेदार होंगे, इससे संबंधित जो भी चीजें होंगी, वो यहाँ के लिए ठीक नहीं होंगी। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके जुपिटर को पहुंचाएंगी। और सर सेकंड हाउस में भी अगर कुछ प्लेनेट बैठे हों ऐसी उसमें, तो वो इसका नाइन्थ हो गया सिक्स्थ का, तो वो उससे हेल्प मिल सकती है जुपिटर को। तो नहीं नहीं, जुपिटर सेकंड हाउस का क्या हो गया, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हो। वो सर नाइन्थ हो गया ना, फाउंडेशन हो गई फिर जुपिटर की नाइन्थ वाला। किसकी सेकंड में बैठे फाउंडेशन होगी। हुए सिक्स्थ हाउस में बैठे जुपिटर की। फाउंडेशन कहाँ, किस घर से हुई फाउंडेशन इसकी। सर सिक्स्थ से नाइन्थ। सिक्स और नाइन्थ की। नहीं, सेकंड में बैठे प्लेनेट, सेकंड में अगर कुछ और जुपिटर के फ्रेंड आके बैठ जाए तो। सेकंड में, ठीक है। हाँ, तो फिर वहां से जुपिटर को कुछ हेल्प मिल सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस में की वैसे भी दृष्टि जाएगी जुपिटर के ऊपर। अब सेकंड हाउस में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हो, बहुत बढ़िया योग है। अब यहाँ पर धोखे के ग्रह उतने काम करेंगे नहीं, क्योंकि एक तो सेकंड हाउस से उसको मदद मिल रही है, सेकंड हाउस हाँ। से मदद मिल रही है। और अगर जुपिटर के मित्र ग्रह की मदद मिल जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, ये बहुत अच्छा योग है। तो हम्म। कहीं कहीं पर ऐसा भी कुंडली में बनता है कि धोखे के भी ग्रह बन बैठे होते हैं और मदद और फाउंडेशन भी बैठे होते हैं, तो वहां पे मिले जुले रिजल्ट मिलते रहते हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन और वहां भी मदद ना मिले, सिर्फ धोखे के इस तरीके की सिचुएशन बन जाए, है ना, तो यहाँ पर परेशानी वाली बात आ जाती है। क्या उपाय किया जाता मतलब जब दोनों बैठेंगे तो फिर हम दशा के हिसाब से देखेंगे कि अभी किसका रिजल्ट आ सकता है, अच्छा आने वाला है। है या दोनों बुरा। अगर बैठेंगे ना, तो उस प्लेनेट के टाइम पीरियड के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, जैसे जैसे प्लेनेट का समय आएगा। अगर बुनियाद वाले ग्रह का समय चल रहा है, तो बुनियाद वाला ग्रह एक्टिवेट होगा। अगर धोखे के ग्रह का समय चल रहा है, लाल किताब दशा या महादशा, तो फिर वो एक्टिवेटेड होगा उस समय, उसके रिजल्ट मिलेंगे। जो प्लेनेट उस समय मतलब काम कर रहा होगा आपके बर्थ चार्ट में, और वो जिस सिचुएशन पे बैठा होगा, उसी हिसाब से वो अपने रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। सर एक सर क्वेश्चन था,
ये जो धर्म स्थान वाला हम्म उपाय रहता है, हम्म तो इसमें बोला जाता है कि धर्म स्थान में ये चीज दे कर आए, तो उसमें हम्म। मतलब क्या, मतलब कि किस जगह इसको मतलब कि रखना होता है? मूर्ति के पास रखना होता है कि पंडित को देना रहता है कि कहीं पर भी रखना होता है? इसका क्या सोल्यूशन है? मंदिर में अगर आप कोई चीज लेके जाएंगे तो आप कहाँ उसको देंगे? ऑब्वियसली मूर्ति पर। पास ही रखेंगे। पहले पहला स्थान तो मूर्ति का ही रहेगा भाई, भगवान के ऊपर ही तो समर्पित करेंगे जाके। अच्छा। उसके बाद में जब भले ही आप पुजारी से पूछ लो कि इसको हमको कहाँ रखना है, मतलब मंदिर परिसर के अंदर आपको रखना है। धर्म स्थान का मतलब ये हो गया। अब मंदिर परिसर में आप कहीं भी रख सकते हो, किसी के पास रख सकते हो, वहां पे अगर पीपल का पेड़ हो पीपल के पेड़ के पास में रख सकते हो, है ना, या फिर कहीं कोई स्पेशल जगह हो रखने की, वहां रख सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो वहां पे बैठे हो तो कि भाई हम ये। एक क्वांटिटी रहती है कि आपको 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम वो लेके बताएंगे बाद चढ़ाना में। है। तो वो अभी का टॉपिक नहीं है, वो जब हम लोग उपाय करना सीखेंगे तो तब बात करेंगे उस पर। सर अगर सेवंथ हाउस में जी। कोई ग्रह बैठे हैं, जैसे सन और मरकरी बैठे हैं, हाँ अब जब टेंथ हाउस से हम उसको लेते हैं तो धोखे का ग्रह हो गया। टेंथ हाउस हाँ में राहु बैठा है। हाँ जब 11th हाउस में जुपिटर बैठा है हाँ तो उसके लिए वो बुनियाद हो गया। हाँ। तो अब उसको क्या लेंगे, बुनियाद लेंगे या धोखे का ग्रह लेंगे? कि हम क्या दोनों मजबूत हो? लेंगे, हम दोनों लेंगे। मान लीजिए राहु का पीरियड आ गया, हाँ जी। मान लीजिए राहु एक्टिवेट है। हाँ जी। राहु कैसे एक्टिवेट, देखिए राहु कैसे एक्टिवेटेड हो सकता है मैं बताता हूँ। या फिर वर्ष फल में वो 10th हाउस में आ जाए वापस, ठीक है। हाँ जी। एक कंडीशन। या फिर लाल किताब के अनुसार में राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, ठीक मतलब है। लाल किताब के हिसाब से दशा या दरमियानी ग्रह में राहु मूव कर रहा हो, ठीक ठीक है। हाँ या जी। फिर महादशा राहु की चल रही हो और अंतरदशा राहु की चल रही हो। हाँ इस जी। कंडीशन में ये राहु का समय माना जाएगा। तो अब इस व्यक्ति को ये 10th हाउस में बैठा हुआ राहु 7th हाउस में बैठे हुए किसी इन प्लैनेट्स को धोखा देगा। ठीक है। यहां पर अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापारिक समस्या आ सकती है, रिलेशनशिप में समस्या आ सकती है। सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य मतलब आपके नेम फेम में समस्या आ सकती है। बुध बैठा हुआ है मतलब आपके व्यापार या बुद्धि हो सकता है उस टाइम के लिए कुछ ना कुछ भ्रमित हो जाए, राहु भ्रमित कर दे, हम्म, है ना। अब ये पीरियड खत्म हो गया राहु का, मान लीजिए राहु के बाद जुपिटर आता है। हाँ ठीक है, जी। जुपिटर बैठा हुआ 11th हाउस में। अब जो है ठीक ना, है। धोखा खाने के बाद में वो व्यक्ति इतना सीख जाएगा उस पीरियड में, इतना उसको ज्ञान हो चुका होगा कि मुझे किस सोशल सर्किल के बीच में रहना है, किन दोस्तों के बीच में रहना है, क्या करना है। ठीक वही उसकी ठीक फाउंडेशन बन जाएंगे। कोई ना कोई ठीक है। उसके उसके सोशल सर्किल में आके उसको कोई ना कोई ज्ञान दे देगा, कोई ना कोई बुद्धि दे देगा, भाई तू इस ट्रैक पे कहाँ जा रहा था यार, तुझे तो यहाँ जाना चाहिए था। बस उसका सिस्टम मूव कर जाएगा। यही ठीक प्लेनेट के होता है सब। जैसे जैसे प्लेनेट एक्टिवेट होंगे ना आपके चार्ट में, रिजल्ट वही हाँ, आना शुरू करेंगे। ठीक है। इसीलिए तो ये होता है, जैसे जैसे मान लीजिए आपको जो है ना किसी ट्रिप पे जाना है, तो आप जो हाँ, है ना पहले उस ट्रिप का जो है ना गूगल मैप खोल के देखते हैं कि ये रास्ता कैसा, कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर कैसे कैसे जाना है, क्या करना है। फिर जो है जब ये पता चल जाता है तो फिर आप ये देखते हैं कि वहां की रोड कैसी है। अगर रोड बहुत बेहतरीन है तो चलो ठीक है, मेरी जैसी भी गाड़ी है वो मेरा काम कर जाएगी, मुझे वहां पहुंचा देगी। मान लीजिए रोड ऊपर खावड़ है, तो आप सोचोगे यार मैं अपनी गाड़ी एक बार मैकेनिक को दिखा लेता हूँ, सर्विसिंग करवा लेता हूँ, ऐसा ना हो कि रास्ते में धोखा दे जाए। यही महादशा का सिस्टम है। जिस भी प्लेनेट की दशा आने वाली होती है, अगर मान लीजिए वो प्लेनेट बहुत अच्छी कंडीशन में है आपका, तो आप रिलैक्स रहिए कि आने वाला टाइम जो है ना मेरा आराम से जो है ना कट जाएगा, मेरे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ठीक आने वाला अगर वो प्लेनेट डिस्टर्ब है, तो आप ये तैयार हो जाओ भाई, अब मैं जो है ना इसका मुझे उपाय करना पड़ेगा। रस्सी बांध लो, इसका पहले उपाय कर लो जब तक ये प्लेनेट स्टार्ट हो, तो इसको हम सही करके बैठ जाएं, जिससे ये हमको खराब रिजल्ट ना दे पाए। सिंपल। ठीक है। इस हिसाब से हम ठीक जैसे है। जैसे प्लेनेट आते जाएंगे उसी 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 हिसाब से हम उनका उपाय करते जाएंगे। ठीक है सर। सो सर, प्रश्न मेरा था जैसे कि मैं पूछिए अंजू जी, पूछिए। सर जैसे अभी मैंने कहा कि 8th से 12th के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन अभी आपने सबसे पहली दृष्टि बताई थी
की 100% की दृष्टि। तो फोर्थ हाउस में अगर गुरु और सूर्य बैठी हो तो इस हिसाब से फोर्थ की 100% दृष्टि 10th पे पड़ी, तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो ग्रह उठ के 10th में बैठ गए हैं। क्या रहे? नहीं, 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, नहीं। फिर दृष्टि संबंध नहीं बनेगा ना। तो 100% दृष्टि का क्या वैल्यू रही फिर यहाँ पे, जो 100% 100 दृष्टि हुई? 100% दृष्टि तब काम करेगी जब उस हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा हो। वो प्लैनेट वहां दृष्टि तो डाल रहा है, लेकिन वहां कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो किसके ऊपर दृष्टि डालेगा? ओके। देखो, लैंग्वेज सुनो। किसी भी हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर पड़ती है। लाल किताब ये बोलती है। ठीक है, नॉट अगर हाउस। वहां पर कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो वो दृष्टि उस हाउस पे तो डाल रहा है, लेकिन वहां कोई प्लैनेट नहीं है, तो उस दृष्टि का कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना। ओके, अगर वो हाउस पे दृष्टि डलती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इफेक्ट वो जो बाद वाला जो प्लैनेट है ना, बाद वाले जो 7 से 12 वाले घरों में बैठे होते हैं, वो प्लैनेट जब अपने सामने वाले हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो वहां पर अगर उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं भी होगा, तब भी वो प्लैनेट उस हाउस में अपने रिजल्ट, अपने गुण मिला देगा। लेकिन ठीक है। पहले वाले में जो अगर प्लैनेट बैठे हैं, अगर वो बाद वाले खाने पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर कोई ना कोई प्लैनेट होना जरूरी है। ठीक है। ओके। ठीक है, तब असर आएगा उसका। अच्छा सर, हम्म एक मेरा सवाल था कि जैसे अभी हमने कहा कि जब इनका पीरियड आएगा तो हम हम्म पीरियड के लिए हम लाल किताब की दशाओं को देखेंगे, है ना, उनके हम्म। समय को देखेंगे। तो क्या ये हम जो वैदिक के जो ट्रांजिट होता है उसको भी हमें देखना चाहिए, जो नहीं, ट्रांजिट वो गोचर एक अलग चीज है। वो लाल किताब में होता है गोचर का कोई मतलब नहीं तो है। उसको लाल देखना किताब ही में नहीं ना। गोचर की जगह वर्षफल चलता है। अच्छा। वर्षफल के अनुसार जो है ना, वो टाइम, वो कुंडली बदलती चली जाती है। हर वर्ष फल ओके। में प्लैनेट मूव हो जाता है। ओके। तो लाल किताब में गोचर की जगह हम वर्ष फल को देखते हैं। ठीक है, तो गोचर को हम देखेंगे नहीं, मानेंगे ही नहीं 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 इसको, नहीं ना नहीं, लाल गोचर किताब इसमें में नहीं देखा मानेंगे, जाएगा। नहीं मानेंगे। ठीक है, और इनकी महादशा और ये भी नहीं मानेंगे, वैदिक महादशा मानेंगे। वैदिक की। वैदिक की महादशा पहली प्रायोरिटी तो महादशा को देनी है। लाल किताब दशा सेकेंडरी हमको देखनी है। अच्छा। पहले हमको वैदिक पराशरी ज्योतिष में जो दशाएं होती हैं, सबसे पहले हमको वो देखना है। उसके अनुसार रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद में साथ में हमको लाल किताब दशा भी देखनी है। सर, हाँ मैडम। जैसे ये 4, 8 और 12 में अगर सब में प्लैनेट हो तो क्या इफेक्ट रहेगा इसका? अच्छा है, 4, 8, 12 से संबंधित जो भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलेंगे। 4, 8, 12 से जो भी निगेटिव चीजें हैं, उन समस्याओं से बहुत आराम से आप निकल जाओगे। तो क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं ना कि 8 और 12 में प्लैनेट नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 8 और 12 में कोई भी हाउस खराब नहीं होता है। लाल किताब यही तो कहती है कि किसी भी हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अच्छे भी रिजल्ट दे सकता है, खराब भी रिजल्ट दे सकता है। 8वां घर अगर और वो तीनों 12वां में घर। प्लैनेट्स हैं, अगर तीनों प्लैनेट्स हैं तो मतलब प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम से आप इजिली वे कर जाओगे उसको, निकल जाओगे उन हाँ, प्रॉब्लम। तीनों में अगर प्लैनेट हैं, तो आप इजी में, मतलब आप निकल जाओगे। अपनी स्ट्रगल मिलेगा आपको, लेकिन उस स्ट्रगल से लास्ट में आप पार पालोगे। ये 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण माना जाता है। मतलब सारा सब कुछ झेलने के बाद में जो एंड रिजल्ट जो होगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे कुंडली में हम देखते हैं वाहमी मदद और फाउंडेशन, इसी तरह कुंडली का सबसे खतरनाक जो योग होता है ना, वो होता है 8वीं टक्कर। ना ही धोखे की भी उतनी परेशानी। अगर मान लीजिए कोई धोखे का ग्रह बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन ये जो 8वीं टक्कर पे जो प्लेनेट बैठा होता है ना, ये उसको खराब करता ही करता है, चाहे उसका मित्र ही क्यों ना हो। मित्र को आप इस तरीके से मानो, मित्र की अगर टक्कर पड़ रही होगी, तो वो टक्कर जो है ना, उसको सबक देने वाली होगी, उसके उसके
अच्छे मतलब भले के लिए टक्कर होगी। जैसे सपोज आपने अपने किसी, कोई आपका मित्र है या आपका रिश्तेदार है, कोई बच्चा है, अगर उसको किसी चीज को आप समझा रहे हैं, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो थप्पड़ मार के तो समझाओगे आप। थप्पड़ भी आप इसलिए मारोगे कि चलो यार इसकी समझ में आ जाए, मैं इसलिए थप्पड़ मार रहा हूं। ये है मित्र की टक्कर। मतलब उस प्लेनेट की टक्कर पड़ेगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। वो प्लेनेट की जैसे ही उसको टक्कर खाएगा ना, उस प्लेनेट की बिल्कुल बैंड बज जाएगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। यह है मित्र की 8वीं टक्कर। और अगर शत्रु की 8वीं टक्कर पड़ जाए, तो उसकी तो मंशा ही है आपको खत्म करने की, तो उसकी टक्कर बहुत खतरनाक होगी। 8वीं टक्कर, दिखाते हैं चार्ट। जैसे अगेन इस चार्ट में देखिए, यहां पर मंगल राहु को 8वीं टक्कर मार रहा है। मंगल राहु को 8वीं टक्कर मार के राहु को और बुरी तरह खराब कर रहा है। मतलब राहु और बुरी तरह खराब, और 8वां घर भी खराब। जहां पर टक्कर पड़ेगी वो प्लेनेट भी खराब होगा, वो जिस घर का स्वामी है उस घर में भी अशुभता आएगी, जिस घर का कारक है उसमें भी अशुभता आएगी, और जहां पर वो बैठा हुआ है उस घर में भी अशुभता आएगी। टक्कर इतनी खतरनाक होती है। शनि को टक्कर कौन मार रहा है? कोई नहीं मार रहा है। मार रहा है शनि को टक्कर केतु। देखिए, कुछ चीजों में टक्कर काउंट नहीं की जाएगी, है ना, कुछ चीजों में नहीं की जाएगी। आ, अभी अभी सिर्फ ये जानिए, अभी क्यों नहीं की जाएगी वो हम जब अभी हम हाउसेस पढ़ेंगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, तब उसमें सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना मानिए कि जो भी प्लेनेट 8वें घर में बैठा होता है, अपने से 8वें घर में बैठा होता है, उस प्लेनेट को टक्कर मारता है उस घर में बैठा हुआ प्लेनेट। जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट 8वें घर में बैठे हुए राहु को टक्कर मारेगा। 9th हाउस में बैठे हुए शनि को सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु टक्कर मारेगा। सूर्य और बुध को टक्कर पड़ेगी जुपिटर की। ठीक है, तो 8वीं टक्कर पे जो भी प्लेनेट बैठेगा उसके रिजल्ट में खराबी देखने को मिलेगी, और उस हाउस में भी खराबी आ जाएगी। अगर टक्कर मित्र ग्रह की होगी तो वही टक्कर मानिएगा कि इसको सबक सिखाने के लिए वो टक्कर पड़ी है। सबक सिखाना मतलब कि ये सही रास्ते पे आ जाए, इसके काम बनने लगे। मतलब उस टक्कर का जो एंड रिजल्ट होगा, भले ही उस समय परेशानी आ जाए, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर शत्रु ग्रह की टक्कर पड़ेगी तो शुरुआती रिजल्ट भी खराब और एंड रिजल्ट भी खराब। मतलब पूरी तरीके से चारों खाने चित्त जिसको बोलते हैं, उसका रिजल्ट ये आएगा। जैसे सूर्य को शनि की अगर टक्कर लग जाए, शनि टक्कर खा जाए सूर्य से, तो पूरी तरीके से ये टक्कर मानी जाएगी। तो शनि अगर खराब तो राहु केतु खराब, राहु केतु खराब तो शुक्र खराब। मतलब पूरी तरीके से उस व्यक्ति की पत्नी की हालत या उसका शादीशुदा जीवन पूरी तरीके से पीड़ित होगा। या शनि की टक्कर मान लीजिए सूर्य पर पड़ जाए, तो सूर्य मतलब आपका शरीर, आपका परिवार, आपका आत्मसम्मान, ये सारा खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो मित्र की टक्कर बहुत खतरनाक होती है। सॉरी, शत्रु की टक्कर बहुत खतरनाक होती है। मित्र की टक्कर मानी जाती है, लेकिन वो खतरनाक रिजल्ट नहीं देती है, खराब, बहुत खराब रिजल्ट नहीं देती। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन सर। हम्म। जो लाल किताब की कुंडली है हम्म। और जो लाल किताब का वर्षफल है, हम्म। उसमें से सर मतलब जैसे जैसे हम वैदिक में कहते हैं कि कुंडली जो है, जो बेसिक कुंडली है वो प्रॉमिस है,
और जो वर्षफल है वो उसका ट्रांजिट है। हम्म। तो सर इसको मतलब अगर हम बेसिक देखते हैं कि जैसे लाल किताब की मेन कुंडली है, हम्म। अगर हम देखते हैं कि उसमें प्रॉमिस है कि ये आदमी, सपोज किसी किसी का 6th हाउस खराब है और जेल जाने के कोई उसके योग बनते हैं, हम्म। तो ये मेन कुंडली बताएगी कि उसका प्रॉमिस क्या है, जाना है, जेल होगी कि नहीं होगी। और हम्म। वर्षफल बताएगा कौन से साल में होगी। ऐसा है सर? बिल्कुल इसको बिल्कुल। इसी तरीके से अगर देखना मान चाहिए। लीजिए वो मूवमेंट सेम जो उसकी योग की जो मूवमेंट बनी हुई है, अगर किसी वर्ष फल जी। में सेम अगर वही मूवमेंट आ जाती है प्लेनेट की, तो उसको जेल अच्छा उसी सर। साल होगी। और दोनों को देखने के रूल्स सेम ही रहेंगे कि हाँ, मतलब रूल तो सेम लगेंगे। उस साल में। ग्रामर यही ये काम करेगी, चाहे आप वर्षफल को देखो, चाहे आप अब देखो, अब इस चार्ट में देखो, इसमें इसमें जो है ना, इस चार्ट में शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है। जी। और बिल्कुल जी। वर्ष फल में भी यहाँ देखो, 35 साल का ये व्यक्ति है, शुक्र आ गया 11th हाउस में। अब हाँ इसको जी। इस साल 11th हाउस में के बैठे हुए शुक्र के भरपूर रिजल्ट मिल रहे होंगे। ओके। पूरे रिजल्ट। जी। ठीक है तो शनि भी आ गया सर। शनि है। भी आ गया। शनि भी अपने स्थान पर वापस आ गया है। हाँ, शनि भी अपने स्थान पे वापस आ गया है। तो जब भी कोई प्लेनेट जिस सिचुएशन में वो कुंडली में बैठा होता है, वो घूम के जब उस साल किसी भी ईयर अगर वो उसी स्थिति में आ जाता है, तो वो अपने अच्छे या बुरे रिजल्ट जिस स्थिति में बैठा होगा वो जरूर देगा। वो देना ही देना है उसको। मतलब जैसे इस कुंडली में हम्म। शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ है, तो इस हम्म। और इसी जगह पे वो वर्षफल पे भी वापस आ गया है। तो हम्म। 35वें साल में 11वें घर के रिजल्ट जो जो पैसे से रिलेटेड है या हाँ, सब है, वो इसको मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल शुक्र ने जो बिल्कुल पैसा इसको देना मिलेंगे। है बिल्कुल वो इसको मिलेंगे। 35वें साल पे देना शुरू करेगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके, ठीक है सर। जी जी। सर एक क्वेश्चन मेरा था, अभी आपने कहा कि 8वीं टक्कर जो है वो बुरी होती है, उसे मतलब मान लीजिए कि सूर्य जो है किसी कारण कहीं पे भी टक्कर लगी और खराब हो गया, हम्म। तो सूर्य तो खराब हुआ, तो क्या फिर हम पहला और 5वां घर जो सूर्य का है वो भी मानेंगे कि वो भी घर खराब हो गया फिर? हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर उस घर का कारक, उस घर का मालिक अगर पीड़ा में आ रहा है किसी वजह से, हम्म। तो पीड़ा में तो वो भी हाउस आएगा ना जहाँ का वो कारक है और जहाँ का वो मालिक है। भले ही पूरा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा वो ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ वो पीड़ित होगा ही। ठीक है। ये तो हो गई 8वीं टक्कर। एक होती है अचानक चोट। सर हमें बहुत सारे चोट लग गए हैं अभी। कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक होती है अचानक चोट। अचानक चोट कैसे लगती है, रुकिए मैं एक मिनट में स्लाइड ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये इस पोजीशन पे बैठे हुए ग्रह अगर बैठे हुए कुंडली में, तो ये अचानक चोट बनती है। कैसे? जैसे मान लीजिए 2nd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, 4th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो ये आपस में अचानक चोट वाली पोजीशन पे आ गए। अचानक चोट कब पड़ती है? जब उस प्लेनेट का टाइम पीरियड ऑपरेट होता है। मान लीजिए कोई प्लेनेट 3rd हाउस में है और कोई प्लेनेट 1st हाउस में है, तो जब भी इन इन दो हाउसेज में बैठे हुए प्लेनेट का समय आएगा, तो ये एक दूसरे को अचानक चोट मार के इसको खराब कर देंगे। 1st हाउस 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, टाइम पीरियड आ गया,
तो ये किसी न किसी चीज को ये अचानक चोट मार के खराब कर देंगे। मतलब सर इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है और हम्म। उसकी महादशा चल रही है, हम्म। और थर्ड हाउस की अंतर्दशा आ जाती है, हम्म। तो क्या थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट एक दूसरे को परेशान करेंगे और उस बिल्कुल आदमी को कोई बीमारी हो सकती है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है बिल्कुल किसी बिल्कुल चीज में? बिल्कुल। या ये भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर अ, बुध बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, और ये दोनों अचानक चोट पे आ गए, तो उस साल उस पीरियड में उस जुपिटर मतलब उसके फादर को समस्या हो सकती है, बुध मतलब उसकी बहन बुआ बेटी को समस्या हो सकती है, तो उनके रिश्तेदारों को भी के ऊपर भी समस्या आ जाती है, जी जी, उस मतलब प्लैनेट जैसे से फर्स्ट संबंधित जो हाउस रिश्तेदार होते हैं। से जो थर्ड हाउस होता है वो छोटी बहन या भाई का भी होता है, नहीं, यह मैं तो उनको प्लेनेट की बात कर रहा हूँ ना, उन प्लेनेट की बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अच्छा। जुपिटर है, देखिए किसी हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठ जाता है, तो जी। सबसे पहले हम उस प्लेनेट के कारक तत्वों की प्रायोरिटी पहले हम लेंगे, वो प्रायोरिटी पहले आ जाते हैं। हाउस की तो अपनी एनर्जी है ही है, जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लेनेट आपस में टक्कर पे आमने सामने बैठ गए, तो उस प्लेनेट से संबंधित जो ज्यादा चीजें होंगी ना, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। अच्छा, जुपिटर और मरकरी जैसे हैं तो छोटे भाई बहन, फादर या बड़ा भाई, हाँ, इनके साथ दिक्कत होगी। इनके साथ दिक्कत आएगी। बुध है तो बुध बुध जो है आपके व्यापार का भी कारक होता है, हो सकता है उस साल आपका व्यापार गड़बड़ हो जाए, हो सकता है आपकी बहन बेटी को कोई समस्या आ जाए, हो सकता है आपका दिमागी काम ना करे, पता नहीं क्या हो जाए कि वो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए, है ना, बुद्धि काम ना करे। बट सर इन चीजों में से कौन सी चीज होगी वो कैसे डिसाइड होगा? वो तो डिसाइड पूछने से होगा। आप कोई वो थोड़े हैं वो कि ज्ञाता भगवान वाले की जो है तुरंत पता लगा लिया इसको देख के कि इसको इसके किस पॉइंट पे समस्या आ रही है, ऐसा नहीं है। वो सामने वाले से आप जी। पूछेंगे कि भाई तुमको किस चीज में समस्या आ रही है, समस्या ओके। तो आ रही है, बुद्ध से रिलेटेड समस्या तो आ रही है, किन चीजों में जी। समस्या आ रही है। अच्छा जी। ये अच्छा भाई जी। प्लेनेट के कारक तो बहुत होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो हर हर चीज तो पता लगाना भाई सामने वाले से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर भी तो पूछता है ना कि सूखी खांसी आ रही है कि गीली आ रही है ना, जुकाम सूखा है कि वो नाक बह रही है, तो ये तो पूछेंगे ना, है ना, कि किस किस जगह पे समस्या आ रही है, उसी हिसाब से हम जैसे मैंने बताया कि राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये समस्या देगा। अब ये जब हम सामने वाले से, यही तो कंसल्टेशन होता है, कुंडली सामने बैठ के रीड करना, सामने वाले से हम जी। पूछेंगे कि किस चीज में समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तभी तो हम जज कर पाएंगे कि किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है, किस प्लेनेट की वजह से समस्या आ रही है। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट सातवें घर में बैठा हुआ है, वो अचानक चोट का भी लगा हुआ है, उसको आठवीं टक्कर भी पड़ रही है, उस पे जो है ना शत्रु की दृष्टि भी है, तो वो प्लेनेट बुरी तरीके से खराब हो गया। अब वो प्लेनेट तो खराब हो गया, लेकिन वो खराब किस कारण से हुआ है, ये तो सामने से बात करने से पता चलेगा ना, तभी हम ढूंढ पाएंगे कि किस वजह से खराब है। ये टक्कर बैठे हुए प्लैनेट से इसके उपाय करवा, मतलब उस वजह से खराबी आ रही है तो उसके उपाय करेंगे। किसी शत्रु की दृष्टि से खराबी आ रही है तो उसके उपाय करेंगे, या सबसे थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है तो सबके उपाय करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चार्ट जो है ना आपके सामने आता है, और वो उसकी उसको अगर कोई समस्या होती है तो मात्र एक उपाय से ही उसके जीवन की सारी समस्या हल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको इतने ढेरों उपाय बताए जाते हैं, तब भी वो जो है वो उपाय कर ही नहीं पाता है, उसकी समस्या कभी खत्म नहीं होती है। तो ये तो चार्ट की कैसी प्लानिटरी पोजीशन आपकी बनी हुई है वो डिसाइड करेगी, भगवान ने कैसा मैप बना के भेजा है आपके साथ में चिपका के भेजा है, और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप कैसे उसके साथ में उस चार्ट के साथ में किस तरीके से जीवन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। आठवें घर में बहुत सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, आप जीवन ही उसी तरीके का जी रहे हो, तो आठवें घर में बैठे हुए प्लेनेट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मान लीजिए आठवें घर के में बहुत सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं,
कोई व्यक्ति जो है ना वो ऐसे किसी प्रोफेशन में है कि रात दिन उसको जो है ना टेबल के नीचे से उसको चुपचाप पैसा दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका आठवां घर बहुत मस्त काम कर रहा है। अंडर द टेबल इनकम, कैश, पैसे का जितना भी काम होता है ना सब आठवें घर से संबंधित होता है। छुपे हुए गूढ़ चीजों को क्या मतलब निकालना, एस्ट्रोलॉजी भी आठवें घर से संबंधित है। आठवें घर में बहुत सारे प्लेनेट हैं, एस्ट्रोलॉजी में लग जाओ, चीजों को निकालने लग जाओ, उससे से ही पैसा अगर कमाओ, नहीं आएगी समस्या आपको। सर अगर राहु है ऐसा बोलते हैं कि हम्म। एस्ट्रोलॉजी करो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। हम्म। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करने लगो तो वो हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है फिर। ऑब्वियसली नहीं करेगा। राहु जो है ना किसी किसी भी जिस हाउस में बैठा होता है ना उस हाउस के प्रति अपनी डिजायर, बहुत डीप डिजायर पैदा कर देता है। आठवें घर में बैठा हुआ राहु जो है ना वो छुपी हुई चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा उस व्यक्ति की रहेगी, है ना। गलत चीजों को जानने की इच्छा, गलत चीजों को पढ़ने की जिज्ञासा, छुपी हुई चीजों की जानने की जिज्ञासा, किसी के मन में क्या चल रहा है उसको जब तक उसको पता नहीं चल जाएगा ना उसका उसका ध्यान ही वहीं पे लगा रहेगा। तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, मतलब किसी एनी भी फील्ड। फील्ड में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी हो। कोई भी, साइंटिस्ट हो सकता है हाँ, कुछ जो भी ऐसा। कोई भी रिसर्च वर्क आप कर रहे हो उससे हम्म। जुड़ी हुई चीज, अगर राहु 8th हाउस में है, आप देखो वो मान लीजिए वो किसी भी रिसर्च कर रहा है, कोई भी ऐसे वर्क में है, देखो पूरी तरीके से वो उसमें लगा रहेगा। जब तक जो है वो किसी चीज को निकाल नहीं लेगा तब तक पूरा ध्यान केंद्रित वहीं पर रहेगा उस व्यक्ति का। तो सर जिसका 8th हाउस में राहु ना हो तो वो रिसर्च वर्क या फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता? क्यों नहीं सीख सकता? कौन सा प्लेनेट है आपके 8th हाउस में? कोई भी। तो सर अगर इसको किसी की मैं तो टक्कर लग रही है तो फिर क्या इसका उपाय नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? किसका? जैसे कि राहु 8th हाउस में है, हम्म। कोई रिसर्च वर्क में चला गया है हम्म। और फर्स्ट हाउस से उसको टक्कर भी लग रही है, हम्म। तो इस कंडीशन में कि उसको क्या बोलना चाहिए कि आपको उपाय करना चाहिए कि आप जो राहु चाहता है आप उसी काम में लगे हुए हो तो आप उपाय नहीं करोगे? नहीं तो टक्कर लग रही होगी तो राहु अच्छे से काम कर ही नहीं रहा होगा, तो उसको तो उपाय करना ही होगा। अच्छा, मतलब इन केस में भी उपाय मतलब दिया ही जाएगा उसको। बिल्कुल दिया जाएगा। सर ये अचानक चोट में जैसे हमने कहा, अभी इन्होंने एक एग्जांपल जो दिया था, बुध और गुरु अगर आमने सामने मतलब फर्स्ट और थर्ड में आ रहे हैं तो क्या दोनों की दशा चलनी जरूरी है तभी होगा ये? नहीं, दोनों की भी दोनों। दशा चले, एक की भी दशा होगी तब भी वो ये अच्छा, असर एक की डालेगा। भी होगी तब भी हाँ होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अब मान लीजिए दूसरे घर में भी प्लेनेट है, चौथे घर में भी प्लेनेट है और छठे घर में भी प्लेनेट है, हम्म। तो ये तो तीनों एक दूसरे को अचानक चोट दे रहे हैं। तो जब भी इन तीनों में से किसी भी प्लेनेट की दशा आ जाएगी तो ये चोट के प्लेनेट बन जाएंगे, किसी भी चीज को अचानक से आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो सर इस हिसाब से तो फिर 10th हाउस भी इफेक्ट हो जाएगा, हैं? 10th हाउस को भी अचानक चोट हो जाएगी। हाँ, आठवें घर में क्योंकि प्लेनेट है, 10वें घर में प्लेनेट है, 12वें घर में प्लेनेट है, बिल्कुल नहीं अचानक चोट लगेगी सर, 10वें जैसे घर में। सेकंड चौथे। सेकंड वाला फोर्थ को अचानक चोट दे रहा है, हाँ फोर्थ वाला सिक्स को दे रहा है, और फोर्थ हाँ, वाला 10th को भी दे रहा है। बिल्कुल फोर्थ वाला 10th को देगा, 10th वाला फोर्थ को देगा। तो जो सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है वो हम्म। इनडायरेक्टली 10th हाउस को भी चोट दे देगा। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं देगा। सेकंड हाउस और डायरेक्टली। 10th हाउस की तो आपसे बुनियाद बनी हुई है। अगर 10th हाउस में प्लेनेट है और सेकंड हाउस में प्लेनेट है, ये तो बहुत अच्छा ही हो गया। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, कुंडली में, कुंडली को में ये कुंडली कितने परसेंटेज आपको सही दिख रही है, कितने परसेंटेज अशुभ दिख रही है, मतलब कितने योगों में कितनी इसको वामी दृष्टि है, कितनी इसकी बुनियाद बनी हुई है, कितनी इसको मित्र की दृष्टि है ना। या फिर हम देखेंगे ये प्लेनेट कितने कारणों से खराब हो रहा है। मान लीजिए वो प्लेनेट 10 पॉइंट से शुभ हो रहा है, ठीक है, और 3 पॉइंट से वो खराब हो रहा है, तो उसकी शुभता वाली पोजीशन अच्छी है ना। वही एक मैं कह रहा था सर, मतलब पूरी ये तो वही जैसे हम तरीके से खराब पॉइंट्स हो रहा है, निकालते हैं।
तरीके से अगर वो अशुभ हो रहा है तो अशुभता वाली उसकी सिचुएशन ज्यादा है। जी जी। लेकिन सर ये एक बात तो हुई जनरल, जो हम अपने जो अभी लग्न की कुंडली है, लेकिन जब दशाओं में आएगा तो ये वो दशाओं में तो हर साल बहुत हिलाएगा। फिर ऐसे में अगर ये नहीं तो दशा में अगर आएगा तो आप ये भी तो देखो, मान लीजिए नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट है, उसकी दशा चल रही है, ठीक है, और उसको जो है उसको मान लीजिए सेकंड हाउस से टक्कर पड़ रही है ना। लेकिन यहाँ पर और भी किसी वजह से नाइन्थ हाउस में किसी प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही होगी, या कोई उसकी वाहमी मदद पे बैठा होगा, ये भी तो हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उसको चोटी पड़ रही होगी या सिर्फ उसको टक्कर पड़ रही होगी, उसको मदद भी तो कहीं से मिल रही होगी। नहीं, इन शॉर्ट हम देख पा रहे हैं सर कि दशा अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब भी हम उन्हीं का ही रोल ही बहुत होता बड़ा है। रोल। दशा अंतरदशा महादशा किस प्लेनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, वही उसी का ही रोल होता है। सबसे पहले चार्ट देख, जैसे ही आपके साथ आपके सामने चार्ट आए तो सबसे पहले आप ये देखो कि तुरंत आपकी नजर जानी चाहिए कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। सबसे पहले रिजल्ट उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कुंडली क्या कह रही है। अब उस समय क्या कह रही है, तुरंत सीधे दशा पे आ जाओ। ये तो आपको लग गया कि ये कुंडली जो है ना ये भाषा बोल रही है, ये अच्छी भाषा बोल रही है, इसकी कुंडली अच्छी है, ठीक है। मान लीजिए आपको चार प्लेनेट बहुत अच्छे दिखे, है ना, चार प्लेनेट आपको बहुत अच्छे दिखे, ये चारों बहुत अच्छा कर रहे हैं इस व्यक्ति के चार्ट में, लेकिन अब उन प्लेनेट की दशा ही नहीं चल रही है, तो इस समय वो अच्छा नहीं कर रहे होंगे। जब वो समय आएगा तब अच्छा करेंगे वो। तो सर ये जो प्लैनेट आप बोल रहे हैं कि जो अच्छा कर रहे, जो जो अच्छे बैठे हुए हैं, ये हमें वर्षफल में देखना है या मेन कुंडली में देखना है? वर्ष फल नीरज जी हम दशा अंतरदशा के बाद में हम देखेंगे। अच्छा जी। वर्ष फल को अच्छा हम जी। एंड में देखेंगे। जैसे कहते नहीं, जब हम पराशरी वाली ज्योतिष वाली कुंडली हम देख रहे होते हैं तो पहले हम लगन जी चेक करते हैं, फिर नवमान चेक करते हैं, फिर करियल के दसमान चेक करते हैं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। सारी चीजों को ना अगर आप उसमें करेंगे ना तो वो सब हौच पौच हो जाएगा। पहले आप दशा अंतरदशा को उठाना है। दशा अंतरदशा में जब आपको लग जाए कि हाँ ये इन प्लेनेट की दशा अंतरदशा चल रही है, जी। तो ये हाँ जी। प्लेनेट इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप वर्षफल पे आ जाओ। अब आप उन्हीं प्लेनेट को देखो जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है, कि उस साल अच्छा वर्ष जी। फल में वो प्लेनेट कहाँ घूम रहे हैं, किस खाने में घूम रहे हैं। तो अच्छा बस जी। उसी हाउस से रिलेटेड जो है ना उस साल वो मजबूती से रिजल्ट दे रहे होंगे। और मान लीजिए वो प्लेनेट उसी हाउस में वापस घूम रहे हैं जिसमें वो अपने मेन बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, तब तो 100% पूरी तरीके से अपने रिजल्ट दे रहा होगा वहां पर। अच्छा जी। सर मतलब जैसे जो जो ओरिजिनल कुंडली है उसमें हमें ये दिख रहा है कि इस आदमी की नौकरी लग जाएगी, फिर हम उसकी दशा अंतरदशा पे आ जाएं जहां पे ये पता लगेगा कि उसके 10th हाउस की दशा चल रही है या नहीं चल रही है, 6th हाउस की दशा चल रही है या सेकंड हाउस की चल रही है। अब हम्म उसके बाद अगर हमें ये पोजीशन वर्षफल कुंडली में आती हुई नजर आ रही है तो हम उसका इलाज करके उस साल में उसको नौकरी दिला सकते हैं। बिल्कुल हम श्योर हो जाएंगे 100% वर्ष फल को देख के। मतलब वो हमारा एक कहते नहीं है कि बस अब ठप्पा लगा के साइन करके दे दो, बस वो वाली सिचुएशन हो अच्छा जाएगी जी। वर्ष फल को लास्ट में चेक करना। जैसे अच्छा सर जी। गोचर चेक करते हैं, जैसे गोचर चेक करते हैं ना हम लोग हाँ जी। पराशरी हाँ ज्योतिष जी। में, कि टाइम पीरियड जी। को दशा अंतरदशा देखने के बाद में गोचर चेक करते हैं। हम्म। वही लाल हाँ किताब जी। का वर्षफल है, गोचर और वर्षफल सेम है, बस नाम अंतर मतलब बदल गया है, नाम बदल गया है बस। अब अच्छा जी। गोचर में इतना है सर, हम शॉर्ट शॉर्ट पीरियड का भी देख सकते हैं ना, चंद्र का रोज का, हाँ 2.5 दिन का ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, डेली का रिजल्ट भी चंद्रमा से ही डेली हम का देख सकते चंद्रमा से देख सकते हैं। सर वो हैं। ये बताइए बहुत काम हाउस करता हाउस है, ये वाला। तो ये तो बहुत काम करता है। अगर आप इस पे विश्वास करने लग जाओ तो ये रिजल्ट आपको सर रोज मैंने दिख। देखा है सर, वो चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है ना, हाँ जो 2 सवा 2 दिन तक चलता है, हाँ तो मतलब इसको मैंने लगा लगा कर देखा। मैं अमेज हूँ कि बहुत बढ़िया काम हाँ कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा अमेजिंग। आप डेली आप सुबह उठो, आप सुबह उठते ही पता लगा लो कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। सही है सर।
हाँ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो आपके चार्ट में किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, बस वैसे ही आपका दिन जाएगा आज। मान लीजिए चंद्रमा जो है जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स हाउस को रूल कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे की प्राप्ति होनी ही होनी है आज, किसी भी रूप में हो। सर लाल दिन किताब से जाएंगे भी, कुल मिला के। पॉजिटिव लाल हाउसेस किताब में से बैठा हुआ, पॉजिटिव हाउस को रूल कर रहा है, तो अच्छा समय जाएगा आज हमारा। निगेटिव हाँ हाउसेस सही में है। बैठा हुआ है, कोई अगर है ना 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, 6 है ना 6 8 12 से संबंध बना है, तो मतलब उस दिन आपको सचेत हो जाना चाहिए कि भाई हर कदम हमको फूक फूक के रखना है, जरूरी काम आज के दिन हमें नहीं निपटाना है, छोड़ दें जब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट जब हमारा ऑपरेट करेगा अच्छा वाला तब निपटाना सर है। लाल आसान। किताब से भी डेली का देख सकते हैं। लाल किताब का डेली का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वो वर्ष फल कुंडली ही ज्यादा महत्व रखती है, डेली का लाल किताब का नहीं देखना, वो चंद्रमा से डिसाइड होता है। सबसे अच्छा टूल यही है, डेली डेली वाला अपना रिजल्ट देखने के लिए। चंद्रमा। हाँ, सबसे अच्छा टूल। अच्छा सर, वर्ष फल इसी में भी हिसाब से देख सर, सकते सर लाल किताब में क्या हम प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं? नहीं, प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए वो प्रश्न कुंडली बनती है, वो लाल किताब में वो प्रश्न कुंडली वाला कोई नहीं होते? लॉजिक अच्छा नहीं अच्छा। है। हाँ, वो सबसे अच्छा जो होरारी चार्ट बनता है ना केपी में, सबसे अच्छे हाँ आंसर जी। उसी से ही मिलते हैं। और सर और ये जो ओके। लोग टैरो आपको बहुत अच्छे आंसर दे सकते हैं डेली वाले, हाँ वो देता है। है ना। सर ब्लैंक चैट जी जी। का सच में प्रिडिक्शन इतना सही होता है सर? लोग किसका? कैसे ब्लैंक किसका? चार्ट का, ब्लैंक कौन चार्ट सा? से लोग देखते ब्लैंक हैं? चार्ट? ब्लैंक चार्ट से लोग जो ब्लैंक चार्ट से? ब्लैंक ब्लैंक चार्ट। हाँ, ब्लैंक चार्ट देखिए राशि के अनुसार जो है ना उसका वो एक जनरल एक आइडिया दे दिया जाता है। राशि कर्क लगन की कुंडली है तो कह सकते हैं व्यक्ति इमोशनल होगा। पंचम भाव से सेकंड हाउस में आ रहा है तो उसकी धन की जो स्थिति है वो सिंह राशि के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। अच्छा हाँ, तो इस तरीके से जनरल एक ब्लैंक चार्ट से भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं किसी हर आदमी का, ऐसा नहीं है। सर केपी से बराबर उत्तर मिलता है ना? केपी से, हम्म केपी हम्म तो बराबर उत्तर मिलता है, केपी से क्या? बराबर उत्तर मिलता है। हाँ, केपी से आपके आंसर के मतलब जो क्वेश्चन जो आपके हैं ना वो क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे अच्छा टूल है। होरारी चार्ट आप समय वो प्रश्न कुंडली आप बना लीजिए और सामने वाला जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस चार्ट को रीड करके आप आसानी से दे सकते सर, सर इसीलिए सर ना लाल किताब के बाद आपसे हमें भृगु नाड़ी सीखनी है सर। दोनों का कनेक्शन जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? हैं। किसमें? जब मतलब हम जब प्रिडिक्शन में आएंगे हम देखिए लाल बीएनएन किताब जो सीख है ना, लेंगे। बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी जो है ना, भृगुनंदी नाड़ी अगर आप सीख लोगे तो प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना आपस में जो युति बनती है हम्म। उसको बहुत अच्छा पढ़ पाओगे आप। किसी भी चाहे लाल किताब हो चाहे पराशरी ज्योतिष हो, उसको बहुत अच्छा आप रीड कर पाओगे। वो सिर्फ उसी का ही बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी जो है वो प्लैनेट के ये वो भी जो है ना प्लैनेट किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपस की युति क्या है, उसी पे ही है वो भी। तो जितनी भी भाषा मतलब जितनी भी पद्धति आपको आ जाएंगी वो हमेशा मदद ही करती है। सर कोई भी इस कोर्स के बाद आपसे वही सीखना है सर। कभी भी जब भी आप कोई कुंडली देख रहे होते हैं तो सिर्फ हमने ये कसम नहीं खाई है ना कि हम सिर्फ लाल किताब से ही देखेंगे। भाई लाल किताब से हमने कुंडली देखी, हमने उसको पराशरी ज्योतिष से भी मैच कर लिया, अच्छा ये सिम्टम्स जो है ना इससे भी मैच कर रहे हैं, फिर हमने केपी से भी मैच कर लिया, तो फिर उतनी ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ जाती है ना कि हाँ हाँ ये रिजल्ट ऐसा होगा ही होगा। सर वो 8th के नाम को डाउट क्लियर कर दीजिए, अगर 8th में नाम ना हो तो हमको ये सर्च वर्क नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते। मेरे मेरे कुछ नहीं समझ में आया जो जो भी आपने बोला, पता नहीं आवाज गूंज रही है। सर ये 4th हाउस में बैठा प्लेनेट अचानक से चोट 10th हाउस को कैसे मारेगा? कैसे मारेगा वो वो रूल है, वो सूत्र है, वो याद रखना पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे 2 में प्लेनेट हो और 4 में प्लेनेट हो तो ये टक्कर मारता है। हाँ तभी टक्कर, तभी अचानक चोट, टक्कर नहीं अचानक चोट, हाँ हमेशा टक्कर अचानक नहीं से। मारेगा, हाँ हमेशा तो बड़े अचानक। अच्छे रिजल्ट देगा, दृष्टि पड़ रही है। हाँ वो तो अचानक चोट मार देगा
फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट तो 10 को अचानक चोट नहीं मारेगा ना? मारेगा मारेगा। 10 को भी मारेगा। हाँ 10 को भी मारेगा, और 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट फोर्थ हाउस में भी अचानक चोट मार सकता अच्छा। है। हाँ, किसी न किसी एक कारक तत्व को वो जरूर खराब करेगा जब भी ये प्लैनेट ऑपरेट कर रहे होंगे, किसी न किसी रूप में ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। सर वो जो 8th के राहु वाला डाउट क्लियर कर दीजिए कि अगर 8th में राहु नहीं है तो हम रिसर्च वर्क या कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? चंद्रमा अगर वो यहाँ पर बैठा होगा, सुनिए, अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा होगा तो आपकी बड़ी जिज्ञासा, मन की जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहेगी कि किसी के बारे में जानने की। ओके। हर हाउस जो है ना, अगर सूर्य यहाँ पर बैठा होगा तो आपकी आत्मा वहां पर रखी होगी, और अगर कोई आप बैठा अपनी ही ना हो आत्मा तो? से जुड़े होंगे वहां पे। सूर्य अगर 8th हाउस में बैठा है, देखो आप ज्योतिष से बिल्कुल आत्मीयता से जुड़े हुए होंगे। चंद्रमा वहां और पर अगर बैठा है, प्रॉपर मन से जुड़े हुए होंगे वहां पे। राहु और वहां पर वही प्रॉपर कंसंट्रेट वहां पर जरूर आपका होगा। बुध सर वहां मंगल होगा तो? पर और कुछ भी ना हुआ सर? सर कुछ भी ना हुआ तो? कोई बात नहीं, तब भी वहां पे कोई ना कोई कारक तो होगा। जैसे मान लीजिए मंगल शनि का घर है ये, तो शनि मंगल सही। की पोजीशन देखो कहाँ पे है। अगर ये शुभ है तो वो शुभता वाला 8th हाउस काम करेगा। अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो वहां पर प्रॉब्लम पैदा करेगा। सर सर इस केस में तो इस साल सभी के राहु को 8th हाउस में स्थापित कर देते हैं, तो सब हम्म। लोग इस साल ये वाला कोर्स निकाल देंगे समझने के लिए। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जैसे किसी प्लैनेट को टक्कर भी पड़ रही है और उसको मदद भी मिल रही है, हाँ। तो इस केस में तो क्या उसको हटाएं कि नहीं हटाएं? देखिए, ये भी वही वाली बात आ गई। अगर टक्कर वाले टाइम पीरियड चल रहा होगा तो उसको हम हटाएंगे, अच्छा। और अगर मदद वाला टाइम पीरियड चल रहा होगा तब तो अच्छा ही है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जी। हाँ, वो कौन सा प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है उस समय। और जिसको टक्कर पड़ रही है उसकी ही दशा चल रही है तो नहीं फिर तो नहीं, करना जरूरी है। देखिए, जो टक्कर मार रहा है या जो टक्कर खा रहा है, ये कुंडली देख के हमको डिसाइड करना होगा कि किस प्लैनेट को हटाना है। मान लीजिए जो टक्कर खा रहा है लेकिन वो अपने अच्छे घर में बैठा हुआ है, लेकिन बेचारा टक्कर खा रहा है इस वजह से परेशान हो रहा है, तो उसको हम नहीं हटाएंगे। जो टक्कर मार रहा है हम उसको हटाएंगे। और या फिर जो टक्कर मार रहा है, मान लीजिए उसके लिए वो घर बहुत फेवरेबल है, हाँ सर, एक उसको नहीं एग्जांपल है, हटाएंगे, जैसे एक हम उसको एग्जांपल हटाएंगे। है। एक हम्म। कुंडली है सर, हम्म। उसमें मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है और राहु 8th हाउस में बैठा है, हम्म। और उसका सूर्य बुध 5th हाउस में बैठ के राहु को मदद दे रहा है। 4th हाउस से बैठ के। हाँ, 4th हाउस में बैठ कर सर। हम्म। तो इस केस में जैसे मान लीजिए सपोज मंगल की दशा चल रही है, हम्म। तब तो वो मंगल तो पूरी ताकत पे है, अपने ही घर में बैठा है बलवान होकर के। हम्म। इस केस में तो फिर राहु को हटाना ही बनता है। हाँ बिल्कुल, राहु को ही हटाना पड़ेगा, राहु का ही उपाय होगा। अच्छा, मतलब अभी इस सिचुएशन में उसको जो मदद मिल रही है उस बात पे ध्यान नहीं देना है कि उसको मदद नहीं मिल नहीं रही नहीं है नहीं कि नहीं मिल नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं, इस सिचुएशन में तो राहु को हटाना ही पड़ेगा। सर राहु का बस उपाय यही, होगा यहाँ पे। मतलब जो प्लानिट की दशा चल रही है अकॉर्डिंग फर्स्टली हमको उसको देखना है, उसके बाद ही पूरे चार्ट को देख करके डिसाइड करना है। हाँ। मतलब मान लीजिए सर, ये जो चोट लगती है, अगर मान लीजिए कि चौथे घर में बहुत सारे प्लैनेट्स है, ठीक है, 3-4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और 10वें में एक ही प्लैनेट है, तो इतने 4 प्लैनेट्स की चोट लगेगी एक प्लैनेट को, ऐसे होगा ये? नहीं नहीं, इतने सबको 4 लगेगी। जैसे मान मतलब उनकी लीजिए, उनकी दिशा में? जैसे चोट पे जहां पर चोट पड़ रही है, हम्म या जहां से चोट लगे वहां पर कई प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हम्म जैसे जैसे वो प्लैनेट ऑपरेट करते जाएंगे वैसे वैसे, उनकी उनकी दशा में उनके। हाँ, उनकी दशा में। अब बहुत ज्यादा प्लैनेट, जैसे बहुत किसी हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम्म वो टाइम पीरियड जो उसको खराब करेगा वो बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट की दशा ऑपरेट करेगी। हम्म
ओके। है ना। और मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे एक प्लेनेट चोट दे रहा है कई प्लेनेट को, तो जब जो प्लेनेट चोट दे रहा है जब वो ऑपरेट करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ओके सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। यस सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।